हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर प्रोड्यूस्ड बाय एनी सोर्स ऑफ चार्ज over any closed surface S enclosing a volume V in vacuum is equal to 1 by epsilon naught times the total charge Q contained inside S. That means हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किसी भी सोर्स के द्वारा जनरेट की गई है। फॉर एग्जांपल पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, या कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, और उसके कारण हम किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकाल रहे हैं और उस क्लोज सरफेस का वॉल्यूम कितना है v। मान लेते हैं उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है q, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कब की बात हो रही है? वैक्यूम की। अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, अगर हम मीडियम की बात करेंगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन आएगा। तो यहाँ पर फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स एक्चुअली होता क्या है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन सरफेस एरिया। तो वो तो थ्योरी में थी डेफिनेशन, अब हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। मीन्स हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब हमने कहा सरफेस इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस के लिए हमने ये सिंबल बनाया। सरफेस इंटीग्रेशन में एक तो इंटीग्रेशन का साइन आया और सरफेस यहाँ डॉट प्रोडक्ट में आ गया ई डॉट डी एस वेक्टर। तो हमारे पास अगर कोई चार्ज पार्टिकल सरफेस के बाहर है तो वो फ्लक्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। तो इसका मतलब हमारे लिए कौन से चार्जेस इंपॉर्टेंट हैं? जो कि सरफेस के इनसाइड में होंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने एक स्फीयर ले लिया जिसकी रेडियस है r, सेंटर है o। उसके सेंटर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज q रखा हुआ है। अब हमें पता है कि अगर कोई q चार्ज है तो r डिस्टेंस के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उसका सिंबल हमने ई वेक्टर ले लिया। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड क्या होती है? पॉजिटिव से अवे होती है। तो हमने ओ को पी से मिलाया, आगे की तरफ बढ़ा दिया और ई वेक्टर लगा दिया। आर कैप वेक्टर ओ से पी की डायरेक्शन को आर कैप से शो कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। यहाँ पर हम क्या लेते हैं? डी एस एलिमेंट लेते हैं, एरिया एलिमेंट अराउंड द पॉइंट पी। बिल्कुल स्मॉल सा एरिया ले लिया, तो उसका एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर दिया आउटवर्ड डायरेक्शन में, जो कि एरिया वेक्टर शो कर रहा है एन कैप। तो डी एस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? एन कैप इंटू डी एस। अब आप देख सकते हो एन कैप और आर कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? थीटा, विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम निकाल के देखते हैं, या हम सॉल्व करते हैं गॉस थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हमने निकाला ई डॉट डी एस। अब ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखी थी वो पुट कर दी, डी एस की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ सारी स्केलर टर्म्स हैं, एक आर कैप और एन कैप वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, उनका हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। क्योंकि दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 है, कॉस 0 1 हो गया, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल। ये सब आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो। अब हम क्या करेंगे? हम इंटीग्रेट कर देंगे इसी एक्सप्रेशन को ओवर द क्लोज सरफेस एस। ओवर द क्लोज सरफेस एस जब हमने इंटीग्रेशन किया, जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स हैं सारी बाहर आ गई। तो इंटीग्रेशन किसका हुआ? डीएस का। डीएस का इंटीग्रेशन मीन्स जब हम ds को इंटीग्रेट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा? स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया विच इज़ इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो नीचे भी 4 पाई आर स्क्वायर टर्म थी, कैंसिल हो गई। तो हमारे पास क्या आ गया? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमने गॉस थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड उठाई थी, उसको सॉल्व किया और वो किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड की। तो इसका मतलब हमारी गॉस थ्योरम प्रूव हो गई। जो गॉस की थ्योरम है वो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए हम प्रूव कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ इट्स शेप एंड साइज। चाहे छोटा सरफेस हो, बड़ा हो, कोई भी शेप का हो, लेकिन होना चाहिए क्लोज सरफेस। तो इसका मतलब गॉस की जो थ्योरम है वो शेप और साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती सरफेस एरिया के। लेकिन अगर मैं चार्ज को चेंज कर दूँ, मीडियम चेंज कर दूँ, तो यहाँ फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो हम अपने डेरिवेशन को इजी करने के लिए क्या करते हैं? गॉसियन सरफेस। वैसे तो मैंने कहा कि किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन अधिकतर हम आप जब डेरिवेशन करोगे तो हम क्या लेंगे? या तो स्फेरिकल सरफेस लेंगे या सिलेंड्रिकल लेंगे। वो हम अपनी
कन्वीनियंस के लिए लेते हैं, सहूलियत के लिए लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे एरिया निकालना आसान हो जाता है, एंगल थीटा निकालना आसान हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किसी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालना चाहते हैं तो हम कौन से लॉ का यूज़ करेंगे? गॉस थ्योरम का। तो गॉस थ्योरम का एक यूज़ आ गया आपके पास, टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। अब हम कूलम्स लॉ निकाल के देखेंगे गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो इसके लिए हम क्या ले लेते हैं? एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं जो कि पॉइंट ओ के ऊपर कहीं भी रखा हुआ है स्पेस में। अब हमने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट पी लिया, पी ओ से आर डिस्टेंस के ऊपर है, तो हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, एक स्फेरिकल सरफेस जिसकी रेडियस होगी आर, पी पॉइंट उसी सरफेस के ऊपर है। अगर क्यू चार्ज है वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा? रेडियली आउटवर्ड, सारी डायरेक्शन में। तो स्फीयर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो चार्ज से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हैं, तो इसका मतलब स्फीयर के हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पे यूनिफॉर्म कह सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पर हमने कोई पॉइंट पी लिया था जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस के ऊपर था, वहाँ पे हमने क्या ले लिया? एक एरिया एलिमेंट, क्योंकि हम क्या अप्लाई करना चाहते हैं? गॉस की थ्योरम। तो गॉस की थ्योरम के लिए मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए और पर्टिकुलर एरिया भी चाहिए कि जिस एरिया के ऊपर मैं फील्ड देखूंगी और फ्लक्स निकालूंगी। तो मैंने पी पॉइंट के सराउंडिंग में एक डी एस एरिया ले लिया। डी एस एरिया का जो आपका वेक्टर है वो है एन कैप वेक्टर। तो यहाँ फिर से एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आ गए, तो थीटा कितना हो गया? 0। आपने गॉस थ्योरम का फॉर्मूला उठाया, उसमें आपने डॉट प्रोडक्ट को खोल दिया, cos 0 को 1 कर दिया, क्योंकि ई स्फीयर के हर पॉइंट के ऊपर सेम है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया एज अ कांस्टेंट। ds का इंटीग्रेशन कर दिया, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? 4πr²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? q/4πr², 4πε0 इंटू r²। तो अगर हम p पॉइंट के ऊपर कोई छोटा सा चार्ज, टेस्ट चार्ज Q0 रख दें तो उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो जाएगा? फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? Q0 इंटू ई। Q0 इंटू ई का ये सारा फॉर्मूला रख दो, तो ये क्या आ गया आपका? कूलम्स फोर्स आ गया। दैट मीन्स यूज़ तो हमने गॉस थ्योरम की, और गॉस थ्योरम की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया? कूलम्स लॉ निकाल लिया। नाउ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। हम गॉस थ्योरम की बहुत सारी एप्लीकेशंस करेंगे, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो ये किसका एग्जांपल है? एक तरह से ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है कि मेरे पास बहुत लंबी तार है जिसके ऊपर हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज गिवन है, और हम इसके कारण किसी पॉइंट P के ऊपर क्या निकालना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो सिंगल चार्ज तो है नहीं, तो इसका मतलब हमें कुछ सोचना पड़ेगा, तो हम किसका यूज़ करेंगे? गॉस थ्योरम। तो पहली बात, हमें अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन चेक करने के लिए हम एक छोटा सा इसका पार्ट ले लेंगे और उसके ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी ओरिजिन, कहीं पे भी एक ओरिजिन ओ ले लेंगे, उससे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर दो लाइन एलिमेंट ले लेंगे, P1 और P2। ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के ऊपर एक और पॉइंट ले लिया P के ऊपर हम फील्ड निकाल के देखेंगे। तो P से P1 को मिलाया, आगे बढ़ा दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड क्या होगी? पॉजिटिव से अवे। P2 को P से मिलाया, आगे बढ़ा दिया, क्योंकि P2 के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की फील्ड क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है। तो इस टाइप से आप देख सकते हो E1 एंड E2 आर द फील्ड्स ड्यू टू P1 एंड P2। अब क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल हैं, चार्ज भी हमने सेम ले लिया, तो E1 और E2 की वैल्यू तो सेम आएगी, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अलग अलग। हम इसके कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। E1 का इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा? E1 cos थीटा। E2 का इस डायरेक्शन में E2 cos थीटा, और दोनों एक दूसरे के क्या आ गए? अपोजिट आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोसाइन कंपोनेंट्स तो यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगी? साइन कंपोनेंट्स के कारण। और वो कंपोनेंट किस डायरेक्शन में जाएंगे? ओ से पी तक की डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन क्या है बच्चों? ये तुम्हारे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की
परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो इससे क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो तुम्हारे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की लेंथ के क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चल गया। अब आ जाओ इस डायग्राम पे। ये हमारा था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पी पॉइंट के ऊपर फील्ड निकालनी थी। तो मैंने अभी अभी आपको इससे पहले वाले उसमें डिस्कस किया था कि हम क्या लेते हैं जब भी हमें गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन करनी होती है, या तो हम स्फेरिकल सरफेस लेते हैं या सिलेंड्रिकल, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो अब ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ स्फीयर तो बनाना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो हम यहाँ गॉसियन सरफेस के रूप में क्या चूज़ करेंगे, एक सिलेंडर यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ आर डिस्टेंस के ऊपर पी पॉइंट लिया था, तो हम इस वायर को मान लेते हैं एक्सिस, आर रेडियस का एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी लेंथ है एल। क्योंकि ये वायर तो है इनफाइनाइटली लॉन्ग, हम इन्फिनिटी तक सिलेंडर नहीं ले रहे, हम केवल एल लेंथ का एक सिलेंडर ले रहे हैं जिसका रेडियस की वैल्यू क्या रहेगी, आर। और ये सिलेंडर हमने ड्रॉ कर लिया। तो कोई भी सिलेंड्रिकल सरफेस होता है उसमें तीन पार्ट्स होते हैं एरिया के। ये दो आपके सर्कुलर सरफेस एरिया है जो कि प्लेन है, एक आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है जो पूरी गोलाई वाला है। तो यहाँ पर हमने सब जगह एन कैप दिखा दिया, ई वेक्टर दिखा दिया, क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव किया कि जो ई वेक्टर है वो तो लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो ये दिखा दिया, ये लेंथ है, ये परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ई वेक्टर है। अब क्योंकि यहाँ कोई एरिया वेक्टर अगर मैं ले लूँ पी की सराउंडिंग में डी एस, तो उसका परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, वो भी बाहर की तरफ जाएगा। तो इससे क्लियर हो गया कि कर्व्ड सरफेस के लिए ई वेक्टर और एन वेक्टर फिर से क्या है, पैरेलल। चलो अब साइड्स में देखते हैं। जो सर्कुलर सरफेसेस थे हमारे प्लेन और सर्कुलर, यहाँ पर एन कैप, इनका परपेंडिकुलर वेक्टर कहाँ जाएगा, बाहर, इसका भी परपेंडिकुलर वेक्टर बाहर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब इन दो सर्कुलर सरफेसेस के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90 हो गई। यहाँ के लिए थीटा 90 हो गया और कर्व्ड सरफेस के लिए थीटा 0 हो गया। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, पी के ऊपर एक, पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारी कंडीशंस हमने लगा दी। मैंने आपको बता दिया कि कर्व्ड सरफेस के लिए, ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस था, गोलाई वाला सरफेस था, थीटा कितना आ रहा था, 0। तो मैंने ई डॉट डी एस किसके लिए निकाल लिया, पहले कर्व्ड सरफेस के लिए। थीटा 0 है, खोल लिया, ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 तो 1 होता है। अब आपका जो सिलेंडर है वो भी सिमेट्रिकल है। सिलेंडर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो उसकी एक्सियल लाइन से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, तो सभी पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका मतलब ई को आप यूनिफॉर्म मान सकते हो। ई को यूनिफॉर्म मान के बाहर निकाल लिया, डी एस का इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखो कितना लिखा मैंने डी एस की वैल्यू, 2 पाई आर इंटू एल। 2 पाई आर आपके सरकमफेरेंस है गोलाई वाले पार्ट की, और एल क्या है, उसकी लंबाई। आप इसको यूं इमेजिन कर सकते हो, सिलेंडर है एल लेंथ का जिसकी रेडियस है आर। आपने उसको बीच में से कट करके एक रेक्टेंगुलर शीट बना ली। जब आप रेक्टेंगुलर शीट बनाओगे, एक लेंथ तो एल है और दूसरी लेंथ क्या है, वो सर्कल की सरकमफेरेंस लेंथ के रूप में आ गई। तो एरिया क्या बना, 2 पाई आर इंटू एल। लेकिन जो दो सर्कुलर सरफेसेस हैं सिलेंडर के, उनके लिए तो थीटा 90 था। थीटा 90 होने का मतलब एन परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर। तो अब हम उन दो सरफेस के लिए जब ई डॉट डी एस निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब आप देख सकते हो कि टोटल फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स में तो वो तीनों पार्ट आएंगे। तीनों पार्ट मीन्स एक कर्व्ड सरफेस भी आएगा, दो सर्कुलर सरफेसेस आएंगे। तो सब का टोटल फ्लक्स जब निकाला तब मैंने ये क्लोज लूप का सिंबल लगाया, और वो किसके इक्वल आ गया, केवल कर्व्ड सरफेस के फ्लक्स के इक्वल, ई इंटू 2 पाई आर एल। लेकिन ई डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस एस, वो तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो हमने दोनों टर्म्स को इक्वेट कर दिया। अब क्योंकि बच्चों हमारे पास क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पे हम किसको डिफाइन करते थे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में लैम्डा को डिफाइन करते थे। लेट लैम्डा इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसका मतलब Q क्या होगा, लैम्डा इंटू एल। ये है चार्ज पर यूनिट लेंथ,
इंटू लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो हमें जो सिलेंडर हमने गॉसियन सरफेस के रूप में लिया उसका चार्ज पता चल गया, तो क्यू की वैल्यू आ गई लैम्डा इंटू एल। तो ये फ्लक्स आया था, फ्लक्स किसके इक्वल होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह आपने रख दिया लैम्डा इंटू एल, एल से एल कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड थी वो आर स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, लेकिन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो फील्ड आई वो किसके प्रोपोर्शनल है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंगल पावर ऑफ आर। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन, इसमें हम क्या निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकली चार्ज्ड शेल। हमारे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, अंदर से खोखली है, उसको हमने चार्ज दे रखा है Q, उसकी रेडियस है कैपिटल R, ये सारा चार्ज उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हमने जो ब्लू पेन से दिखा रखी है वो स्फेरिकल शेल है। अब हमें किसी आउटर पॉइंट के ऊपर फील्ड निकालनी है। इसके तीन केसेस बनेंगे कि हमने आउटर पॉइंट के ऊपर फील्ड निकालनी है, इसकी सरफेस के ऊपर निकालनी है और इंटरनल पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले हम आउटर पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं। P पॉइंट जो है वो O से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, स्मॉल r, और ये जो स्मॉल r है वो हमारी स्फेरिकल शेल की रेडियस से ज़्यादा है क्योंकि ये पॉइंट हमने बाहर की तरफ लिया। तो जहाँ भी आप पॉइंट लोगे तो वहाँ पे एक आपको गॉसियन सरफेस तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, और वो गॉसियन सरफेस सिमेट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसा बनेगा, स्फेरिकल शेप का बनेगा। तो जहाँ भी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, पॉइंट पी लोगे, पी के सराउंडिंग में एक क्या ले लोगे, एरिया एलिमेंट ds, ds का यूनिट वेक्टर दिखा दोगे n कैप। इसी पी पॉइंट के ऊपर फील्ड दिखा दोगे, फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण है तो वो कहाँ होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये हमने शेल को पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ था, तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए ई वेक्टर कहाँ दिखाया, बाहर की तरफ। तो फिर से डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। थीटा कितना हो गया, 0। तो अब आप गॉस थ्योरम का फॉर्मूला लिख दो, खोल दो इसको, डॉट प्रोडक्ट खोल दिया, cos 0 1 पुट कर दिया, क्योंकि ये जो हमने गॉसियन सरफेस लिया ऑरेंज डॉटेड शेड में, तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। फिर से यहाँ हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम रहेगी, तो ई को हम यूनिफॉर्म मान सकते हैं। इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, तो इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, ds का। अब देखो हमारे पास कौन सा सरफेस है, स्फेरिकल है, और स्फेरिकल सरफेस के लिए सरफेस एरिया कितना आता है, 4 पाई आर स्केयर। तो मैंने लिख दिया E इंटू 4 पाई आर स्केयर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक तरह से ये फॉर्मूला आ गया, लेकिन ये फॉर्मूला किससे मैच करता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r। तो इसका मतलब अगर हम स्फेरिकल शेल के किसी आउटसाइड के पॉइंट्स के ऊपर फील्ड निकालते हैं तो वो किससे मैच करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर मैं आपको इस सरफेस के ऊपर ही पॉइंट ले लेती, मीन सरफेस के ऊपर ही मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या हो जाते, सेम हो जाते। तो इसमें बहुत इजी है, आप बस कैपिटल आर और स्मॉल आर को इंटरचेंज कर दो, मीन्स पहले स्मॉल आर आ चुका है उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल आर। तो ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, और ये फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है, फील्ड इससे ज़्यादा जनरेट नहीं हो सकती। इसका मतलब आउटर पॉइंट के ऊपर फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज़्यादा है। अब हम कोई इंटरनल इनसाइड पॉइंट ले लेते हैं, स्फेरिकल शेल के अंदर है कोई पॉइंट, तो अब मैंने पॉइंट P की बजाय क्या नाम दे दिया, P डैश नाम दे दिया। तो O से लेकर P तक का, P डैश तक का डिस्टेंस क्या है, R डैश। तो अब मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जिसकी रेडियस कितनी है, R डैश हमारी स्फेरिकल शेल के इनसाइड में है। अब क्योंकि हमें पता है कि जो भी चार्ज हम कंडक्टर को देते हैं वो उसके इनसाइड में नहीं रहता, सारा आउटसाइड में आ जाता है। तो इसका मतलब हमारा जो अंदर की तरफ गॉसियन सरफेस बना है छोटा सा, इसमें कोई चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है तो फ्लक्स ज़ीरो होना चाहिए, अगर फ्लक्स ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होनी चाहिए। तो इसका मतलब स्फेरिकल शेल के अंदर की साइड फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, ज़ीरो। सरफेस के ऊपर मैक्सिमम, और आउटसाइड के किसी पॉइंट के ऊपर जो फील्ड है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन इससे कम है। तो हम इसको एक ग्राफ द्वारा भी शो कर सकते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया, तो हमें पता है कि जब आर की वैल्यू
कम है कैपिटल आर से, तो फील्ड की वैल्यू क्या है 0, तो हमारा ग्राफ जो है वो 0 ही शो कर रहा है। इतने गैप तक हमने कोई फील्ड नहीं शो की। जैसे ही हम सतह पे आए तो फील्ड एकदम से क्या हो गई मैक्सिमम, और जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं मीन्स हम आपकी स्फेरिकल शेल से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ेगा, तो फील्ड क्या है आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमारी है थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन में हमने क्या स्टडी करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। प्लेन शीट ऑफ चार्ज मींस ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास एक शीट है बहुत लंबी है, ऊपर नीचे बहुत सारी, और सबके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब ये पूरी शीट मैंने नहीं दिखाई, मैंने इस तरह से इसको क्लोज कर दिया, मीन्स बहुत लंबी है लेकिन उसका हम एक छोटा सा पार्ट स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जनरेट होगी, जैसे लेंथ इसकी इस वाइज ऐसे है ना इसकी लेंथ, तो इसकी जो फील्ड है वो क्या होगी इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होती, लेकिन यहाँ हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो फील्ड बाहर की तरफ, इधर देखेंगे तो बाहर की तरफ, इस साइड देखेंगे तो भी बाहर की तरफ। तो यहाँ भी कोई पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट द पॉइंट P which is at r distance from the sheet, we have to find the electric field at point P। तो सिमेट्री से हम देख सकते हैं कि गॉसियन सरफेस स्फेरिकल तो नहीं बनेगा, तो हमें कैसा सरफेस बनाना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल। तो जैसे P पॉइंट इधर लिया, एक पॉइंट Q इधर ले लेंगे हम, वो भी आपके शीट से r डिस्टेंस के ऊपर है, तो P की सराउंडिंग में भी ds एरिया ले लेंगे, Q की सराउंडिंग में भी ds एरिया ले लेंगे, और हम एक सिलेंडर बना लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ds एरिया लिया, यहाँ ds एरिया लिया और इस लेंथ को ज्वाइन कर दिया, तो एक ऐसा सिलेंडर बन गया जिसकी लेंथ तो है 2r और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ds। अब हम यहाँ पर तीन सरफेसेस देख सकते हैं, सिलेंडर के तीन सरफेसेस होते हैं ना, एक तो कर्व्ड और ये दो सर्कुलर। तो सबके लिए हम देखना चाहते हैं कि थीटा कितना है। सबसे पहले कर्व्ड के लिए देख लो, तो कोई कर्व्ड सरफेस है, ये उसकी एक्सिस है। अगर मेरे को सरफेस कर्व सरफेस के किसी भी पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो हम उसकी एक्सिस से उसको मिलाएंगे, बाहर की तरफ बढ़ा देंगे, तो ये हो गया एन कैप एरिया वेक्टर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो बाहर की तरफ है, इस साइड है, तो एंगल कितना बन गया यहाँ पर 90। इसी तरह से यहाँ पे भी एन कैप वेक्टर बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बन गया 90। तो कर्व्ड सरफेस के लिए एंगल की वैल्यू कितनी है 90 है। लेकिन आप सर्कुलर प्लेन सरफेसेस के लिए देखो, एन कैप भी बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, इस साइड भी दोनों पैरेलल, तो इसका मतलब हुआ कि दो प्लेन सरफेसेस के लिए हमारे पास क्या है, ई वेक्टर इज पैरेलल टू एन वेक्टर। तो थीटा कितना हो गया 0। अब केवल फ्लक्स हम एजेस का निकाल लेते हैं, किनारों का फ्लक्स निकाल लेते हैं, 2E.ds। अब देखो मैंने कोई इंटीग्रेशन नहीं लगाया, क्लोज नहीं लगाया, क्योंकि जब आप दो सरफेसेस की बात करते हो तो आप क्लोज सरफेस नहीं लगा सकते, केवल आप E.ds निकाल सकते हो। तो E.ds निकाला, cos 0 है तो डायरेक्टली क्या आ गया 2E/ds। अब हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस की, थीटा कितना था 90 था। जब थीटा 90 होता है और तो कोस 90 कितना आता है 0 के इक्वल आ गया। तो अब आप देख सकते हो कि कर्व्ड सरफेस के कारण तो फ्लक्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। तो अब हमने क्या निकाल लिया, E.ds ओवर द क्लोज सरफेस एस, मतलब अब हम टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं जिसके दो पार्ट हैं, कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स और इन दो सर्कुलर सरफेसेस का फ्लक्स। कर्व्ड का तो 0 आ गया, 0 लिख दिया, और सर्कुलर सरफेसेस का फ्लक्स कितना आया था 2E/ds। तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स भी यही आ गया। अब क्योंकि हमारे पास प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ये एक टाइप का क्या है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हमारे सिलेंडर के हिस्से में तो थोड़ा सा ही चार्ज आएगा, उस चार्ज को हमने Q कह दिया। अब हम Q की वैल्यू सिग्मा की फॉर्म में निकालना चाहते हैं। तो सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, और हमारे सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है
सर्कुलर सरफेसेस का, वो कितना है ds। तो कितना चार्ज एनक्लोज होगा हमारे सिलेंडर में, सिग्मा इंटू ds, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया। तो ये चार्ज एनक्लोज्ड आ गया। हमारा फ्लक्स कितना आया था 2E/ds, और उसको हमने किसके इक्वल कर दिया, सिग्मा ds बाय एप्सिलॉन नॉट। ds से ds कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बच्चों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमने थिन शीट की बात की थी। अगर मेरे पास थिक शीट होती, थोड़ी मोटाई वाली शीट होती, तो वहाँ चार्ज की 2 लेयर्स बन जाती, एक फ्रंट बैक समझ सकते हो। फ्रंट में मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, E1 वेक्टर, और ये 2 शीट्स है ना, मान लेते हैं एक शीट के कारण इस साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड E1, पिछली शीट के कारण है E2। इसी तरह से फ्रंट और बैक के कारण इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, E1 और E2 वेक्टर्स। क्योंकि बहुत पतली शीट्स है तो नज़दीक नज़दीक 2 लेयर्स बन गई, तो फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्योंकि फील्ड के फॉर्मूले में कहीं भी आर नहीं आया, तो इसका मतलब फील्ड जो है वो आर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सिग्मा के ऊपर। तो आपने टोटल फील्ड चाहे इस डायरेक्शन में देख लो या इस डायरेक्शन में, क्या लिख सकते हैं, E1 प्लस E2 मैग्नीट्यूड। तो ये क्या आया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करके क्या आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कहने का मतलब है कि अगर थिन शीट है, पतली शीट है, तो फील्ड इतनी आएगी। थिक शीट है, थोड़ी सी मोटाई वाली शीट है, 2 लेयर्स बन चुकी हैं, तो वहाँ पर शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हम इसी का एक नेक्स्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें कैपेसिटर में भी काम आएगा। इसमें हमने वही थिन इनफाइनाइट शीट पैरेलल में ले ली। अभी तो ये अलग से हमने डिस्कस किया था, वैसी ही थिन शीट्स हमने पैरेलल में ले ली। पैरेलल में लेने के कारण हमारे पास क्या आ गए, 3 रीजन बन गए। दोनों को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ था, एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और दूसरे की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 2 है। तो यहाँ 3 रीजन कौन से बने, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन। अब क्या है, ये जो शीट है ये दोनों डायरेक्शन में फील्ड जनरेट करेगी, ये शीट भी दोनों डायरेक्शन में फील्ड जनरेट करेगी। कहीं तो हमें लग रहा है फील्ड सेम डायरेक्शन में है, कहीं लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में है, डायरेक्शन चेंज लग रही है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 3 रीज़न बनाए हैं, और 3 रीजन्स में हम फील्ड की वैल्यू को डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने लिखा सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर ग्रेटर दैन 0। सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों ग्रेटर दैन 0 है। इससे क्लियर हो गया कि मेरे पास कौन से चार्जेस हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब पहले देख लो यहाँ पर, अब हम एक साइन कन्वेंशन लेंगे कि अगर हमारी फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है तो हम उसके साइन को पॉजिटिव लेंगे, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है तो उसके साइन को हम नेगेटिव लेंगे। तो आप ध्यान से देखो, एक शीट को ले लेते हैं। पहले मैंने ए शीट को लिया, इसकी फील्ड को मैंने E1 कहा था, तो ये अगर इस डायरेक्शन में फील्ड जनरेट करेगा तो ये E1 वेक्टर मैंने बाहर की तरफ शो कर दिया। अगर ए शीट इस साइड फील्ड जनरेट करेगा तो इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में मैंने इधर शो कर दिया। ठीक है, इसका काम हो गया। अब देखो बी शीट, ये भी पॉजिटिव है, इसके कारण फील्ड है E2। ये अगर इधर इस डायरेक्शन में थर्ड रीजन में फील्ड जनरेट करेगा तो आउटवर्ड डायरेक्शन इधर जा रही है। ये अगर इस रीजन में फील्ड जनरेट करेगा तो आउटवर्ड डायरेक्शन किधर जा रही है, E2 अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने दिखा दिया। ये शीट क्योंकि ए के नज़दीक रखी हुई है तो इधर भी तो फील्ड जनरेट करेगा, इसकी फील्ड E2 थी, इससे आउटवर्ड थी, तो ये E2 वेक्टर शो कर दिया। अब ये जो ए शीट है वो सेकेंड रीजन में तो फील्ड जनरेट कर रही है, फर्स्ट में तो कर रही है क्योंकि ये दोनों शीट्स नज़दीक हैं, तो ये बी के साइड में जो थर्ड रीजन है वहाँ भी फील्ड जनरेट करेगा। बस ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फील्ड इससे अवे होगी, तो बाहर की तरफ हमने कौन सा वेक्टर शो कर दिया, E1। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट रीजन में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा और थर्ड में क्या होगा। थर्ड में आपको नज़र आ रहा है E1 E2 सेम डायरेक्शन में है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं E1 प्लस E2। और फर्स्ट रीजन में दोनों फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, -E1 माइनस E2। सेकेंड रीजन में देखो E1 तो पॉजिटिव है और E2 क्या है, नेगेटिव। चलो वैल्यूज पुट करते हैं इनकी।
देखो फर्स्ट रीज़न में बैक साइड में थी आपकी फील्ड, तो -E1 -E2। अब E1 E2 की वैल्यूज़ कैसे पुट करें, हमने यहाँ थिन शीट्स लिए हैं, तो वैल्यू क्या थी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, फर्स्ट शीट के कारण है, तो हमने लिखा -σ1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस इसकी वैल्यू लिख दी -σ2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉमन ले लिया, माइनस साइन बाहर ले लिया, अंदर क्या आया σ1 प्लस σ2। सेकेंड रीज़न में बच्चों क्या था दोबारा देख सकते हो, E1 पॉजिटिव था और E2 क्या था नेगेटिव, तो हमने यही लिखा E1 पॉजिटिव E2 नेगेटिव, वैल्यूज पुट कर दी, कॉमन ले लिए σ1 माइनस σ2। थर्ड रीज़न में दोनों फील्ड्स कौन सी डायरेक्शन के अलोंग थी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दोनों पॉजिटिव आ गई, वैल्यूज पुट कर दी और कॉमन लेके निकाल लिया, 3 इक्वेशंस आ गई आपके पास। वैसे तो ये फॉर्मूला आ गया। अब हमने इनके स्पेशल केसेस डिस्कस करने हैं। स्पेशल केस में मैंने क्या मान लिया कि जो σ1 है ना वो सिग्मा के इक्वल है और σ2 क्या है -σ। तो यूँ समझ लो एक शीट मेरे पास है पॉजिटिवली चार्ज्ड जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, दूसरी शीट है मेरे पास नेगेटिवली चार्ज्ड और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है -σ। कहने का मतलब दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल भी है लेकिन पोलैरिटी क्या है अपोजिट है। सब में वैल्यूज पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, σ1 की जगह सिग्मा, σ2 की जगह -σ, कैंसिल आउट होके क्या हो गए 0। इसका मतलब फर्स्ट फील्ड की जो फर्स्ट रीज़न की फील्ड क्या आ चुकी है 0, तो दो शीट्स के लेफ्ट में कोई फील्ड नहीं आएगी। सेकेंड रीज़न में चेक करो, सेकेंड इक्वेशन σ1 की वैल्यू सिग्मा, σ2 की वैल्यू -σ, माइनस माइनस प्लस हो गए, ऊपर 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, तो सेकेंड रीज़न में फील्ड कितनी आएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब बीच में फील्ड इतनी रहेगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। थर्ड रीज़न जो आपका बिल्कुल राइट हैंड साइड का रीज़न था वहाँ थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, सिग्मा माइनस सिग्मा आ गया तो वैल्यू 0। तो ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास आई, तो दो शीट्स के बीच में तो आपको फील्ड नज़र आएगी, लेफ़्ट और राइट में आपको कोई भी फील्ड नहीं मिलेगी। थैंक यू।